दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का अगला लेक्चर हम लोग कवर करने चल रहे हैं। इसमें बड़े ही इत्मीनान से आप लोग पढ़िएगा, बहुत लंबी टॉपिक यहाँ मैं कवर करने वाला हूँ। दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन तक मैंने सारी चीज़ें बता रखी थी। उसके आगे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जो कि 1930 में, 1931 में और 1932 में हुआ था। तो वहाँ से कहानी शुरू करनी है। वहीं पर आपने देखा होगा या सुना होगा गांधी इरविन समझौता के बारे में, ठीक है। तो वहाँ से कहानी शुरू करेंगे और देश को आज आज़ाद करा करके मुझे टॉपिक क्या करना है, क्लोज करना है। हालांकि इसके बाद भी मॉडर्न हिस्ट्री का मैं आपको अभी 2 से 3 पार्ट और अवेलेबल कराने वाला हूं। क्यों, तो सुन लीजिए। इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं पढ़ा रखा था। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया या क्रांतिकारी जो आंदोलन थे उन आंदोलन के बारे में, या जो प्रमुख संस्थाएं बनी थी उनके बारे में, या जो प्रमुख किताबें थी उनके बारे में, या जो प्रमुख संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे उनके बारे में, ठीक है। तो ये सभी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करके मैं एक साथ आपको दे देने वाला हूं। जो लोग पीडीएफ का डिमांड कर रहे हैं, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा जो है बोल रहे हैं, इसलिए गुस्सा आ रहा है। जब मैंने आपसे कह दिया कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जब समाप्त हो जाएगी आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिए, ठीक है। आपके हिसाब से हम यहाँ काम नहीं करेंगे। जो मेरा काम है, जो तरीका बना हुआ उसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा, तभी आपको चीजें दी जाएंगी। और पीडीएफ को लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा, पहली बात, ठीक है। पीडीएफ देना है, उसमें क्या लिख करके देना है वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई देख रहा हूं कि लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई ये बताने में लगा है सर जो पीडीएफ में दिया है हमको वही चाहिए। कोई कह रहा है कि जो पीडीएफ में आपने पढ़ाया वो छोड़ करके कुछ और दे दीजिए। तो सुनिए ध्यान से, आप लोग पढ़ने आए हैं, दिल्ली पुलिस में एडमिशन लिए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जो चीजें आपको दी जा रही हैं शांति से बैठ करके उतना पढ़ाई करिए, ठीक है। इससे ज्यादा न बोलेंगे तो आपके हित में रहेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो शुरू से मैं जैसा पढ़ाते आया हूं मेरा टेक्निक वही रहेगा। आपके बार बार बोलने से, मैसेजेस करने से बंद कर दूंगा, मैसेज कमेंट ऑफ कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा परेशान आप हमें ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं आपको बोल दिया हूं कि आपको समय पर जब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का पीडीएफ में दे दूंगा, ताकि आप एक साथ पूरा हिस्ट्री क्या कर लो, रिवीजन कर लो। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो शांति से पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान क्या है, पढ़ने में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस में लगा है, पीडीएफ में लगा है। उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, उनका ध्यान सब्जेक्ट पर, कोर्स में नहीं है, उनका ध्यान किस पर है, पीडीएफ पर है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा तो ही वो सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, हाँ, ठीक है। तो आपके हिसाब से नहीं चला जाएगा। ये स्टडी 91 है और मेरा नाम आप अच्छी तरह और भली भांति जानते हैं, ठीक है। मैं वो इंसान हूं कि जो डिसाइड करता हूं वही करता हूं, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ाई करिए, आपके भले में रहेगा। इससे ज्यादा आपको बोलने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। जहां पर होगा वहां पर होगा, यहाँ पे नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली गोलमेज सम्मेलन के बारे में, सांप्रदायिक पंचायत के बारे में, पूना समझौता के बारे में, प्रांतीय चुनाव के बारे में, त्रिपुरी संकट हुआ था जिसमें आपने देखा था कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष को लेकर के, यानी सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के बड़ा नाटक हुआ था, तो उसके बारे में। अगस्त प्रस्ताव का नाम सुना होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम सुना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नाम सुना होगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन के बारे में सुना होगा, आजाद हिंद फौज हो गया, वेवेल योजना हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, अंतरिम सरकार का गठन हो गया और आजादी, देश की आजादी तक आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको कवर करा रहा हूं हिस्ट्री, और आपको इससे बेहतर हिस्ट्री मुझे नहीं लगता और कहीं दिल्ली पुलिस में मिलने वाली, ना ही इससे ज्यादा कभी प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फिर बात आती गोलमेज सम्मेलन पर। गोलमेज सम्मेलन में 2-3 बातें आप याद रखेगा, परीक्षा में यही से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था, तो याद रखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कब कब हुआ था, तो पहला वाला हुआ था 1930 में, दूसरा वाला हुआ था 1931 में और तीसरा वाला हुआ था 1932 में। ये पहले तो आप 3 याद रखेगा। अब दूसरा प्रश्न यहां पर बनता है, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था, ठीक है। तीनों को अटेंड करने वाले सिर्फ एक व्यक्ति थे, कौन थे, मतलब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है। जिनसे ज्यादा प्रश्न बनता है तो उनका नाम आप याद रखें, भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी जी ने याद रखेगा, दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कौन पहुंचा था, गांधी जी पहुंचे थे, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा।
इसके अलावा ये गोलमेज सम्मेलन था क्या? तो गोल मेज को अगर आप संधि विच्छेद कर देंगे तो गोल और मेज अलग अलग हो जाएगा। अब मेज मींस क्या होता है? मेज मींस होता है टेबल। क्या होता है? टेबल, ठीक है। और गोल मींस होता है राउंड। क्या होता है? राउंड, ठीक है। राउंड यानी गोल, ठीक है। तो इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो याद रखेगा, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज सम्मेलन। ये राउंड टेबल क्या होता है? टेबल दो तरह के होते हैं, या तो रेक्टेंगल टेबल हो सकता है, या तो जो है स्क्वायर टेबल हो सकता है, या तो आपका राउंड टेबल हो सकता है। ऐसे टेबल होता है ना, आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होंगे तो हो सकता है आपके सामने कोई स्क्वायर टेबल है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। हो सकता है आपके सामने कोई आयताकार टेबल है, रेक्टेंगल है, ठीक है। या आपके पास कोई जो है आपके सामने शादी विवाह में आपने देखा होगा राउंड टेबल रखा होता है। दोस्तों जब कभी आपके सामने ऐसा टेबल होता है तो यहां पर जो मुखिया होता है, जो उस टीम का बड़ा होता है, उसको वहां बैठाया जाता है, बाकी लोग यहां बैठे होते हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन हेड है, इस बात को बताता है। लेकिन अगर वही टेबल राउंड हो जाता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा टेबल क्या है, मतलब शुरुआत किससे होती, कौन यहां पर मुख्य व्यक्ति है, ये नहीं। तो यहां पर राउंड टेबल की व्यवस्था किया गया ताकि सबको एक समान जगह पर बैठाया जा सके और लोगों को समानता दिखे, इसलिए गोल मेज सम्मेलन रखा गया, ठीक है। और 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे, तो इसको याद रखेगा। लिख रहा है भारत के भावी संविधान के लिए विस्तृत चर्चा हेतु लंदन में गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1930 में, ठीक है। कर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था? भागीदारी लिया था, ठीक है, वहां पर हिस्सा लेने पहुंचे थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था? याद रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। देखिए प्रधानमंत्री की बात करें तो इंग्लैंड के 3 प्रधानमंत्रियों का नाम आपसे पूछता है। 3 प्रश्न बनते हैं प्रधानमंत्रियों से, केवल 3 प्रश्न। एक प्रश्न पूछता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय पीएम कौन था? तो क्या बताएंगे? पॉमस्टर्न, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, पॉमस्टर्न का नाम बताएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछता है जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय आपका पीएम कौन था? लंदन का यानी इंग्लैंड का, ठीक है। तो याद रखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड। एक तीसरा प्रश्न पूछता है 1947 में जब आजादी मिली उस समय पीएम कौन था? ये 3 प्रश्न पूछते हैं। तो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, क्लीमेंट एटली, याद रखेगा नाम, ठीक है। क्लीमेंट एटली क्या थे उस समय? पीएम थे, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आपसे पूछता है प्रधानमंत्री से, ठीक है। अभी आप ये मत बोलिएगा कि नितिन सर ने कोई पॉइंट छोड़ दिया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। 3 प्रधानमंत्रियों के नाम आपसे पूछता है। तो यहां पर जब 3 गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, रैमजे मैकडोनाल्ड क्या थे? पीएम थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है सम्मेलन की, कि सम्मेलन में निर्णय क्या हुआ। तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात कर लें तो मैंने बताया कि 1930 में बुलाया गया था। नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक 2 महीने चला था। करा इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस बहिष्कार कर रही थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, दांडी मार्च महात्मा गांधी जी ने किया था, नमक सत्याग्रह लाया गया था जिसमें नमक के ऊपर जो कर लग रहा था उस कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने ऐसा किया था, ठीक है। तो बहुत सारे कंडीशन ऐसे थे, यानी कह सकते हो कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ थी इस समय तक, ठीक है, इसलिए वो हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंची। हालांकि बुलाया गया था कांग्रेस को। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन वायसराय था, ठीक है। फिर दूसरा वाला जब होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये होता है 1931 में, सितंबर से लेकर के दिसंबर 1931 में, और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी को भेजा गया, ठीक है। इसके अलावा अंबेडकर जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग भी यहीं पर सर्वप्रथम किए थे, ठीक है। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, ये 1932 में हुआ था, ठीक है। अगर काश ये 1931 में पहला हुआ रहता तो कितना आसान रहता ना, 1 से 1 हो जाता, 2 से 2 हो जाता, 3 से 3 हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। क्या हुआ? सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1930 में, तो पहला इसको दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों ये 1932 में हुआ था, वही नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। कांग्रेस ने सिर्फ एक में हिस्सा लिया था, वो भी दूसरे वाले में। एसएस राजपूताना जहाज था जिससे महात्मा गांधी जी लंदन गए हुए थे, और वहां से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने देश के ऊपर बट्टा नहीं लगने दिया, मतलब वहां पर कोई ढंग की मीटिंग नहीं हुई, कोई ढंग का निर्णय नहीं लिया जा सका, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, और यहीं पर 1935 का जो अधिनियम था उसकी रूपरेखा तय की गई थी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की रूपरेखा किस में तय की गई थी? तो याद रखेगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में तय की गई थी, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
करा सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। दोस्तों पहला चरण हम लोगों ने देख लिया है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण है। लिख रहा है 1 जनवरी 1932 को, कब 1 जनवरी 1932 को आंदोलन की पुनः शुरुआत की गई। भाई इसके पहले 1930 में चला था, ठीक है, उसके बाद ये क्लोज हो गया था, फिर 32 में फिर से स्टार्ट हुआ, किंतु 4 जनवरी को कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों को द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मई 1933 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया और 34 में जो है इसे वापस ले लिया था, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ये एक द्वितीय चरण था, लेकिन वो द्वितीय चरण अंग्रेजों ने चलने नहीं दिया। इसके बाद आती है सांप्रदायिक पंचाट की बात, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, जब महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, उसी समय जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हुए अपना प्रस्ताव रखा था भीमराव अंबेडकर जी ने। अब वहां पर कहानी बिगड़ जाती है। भाई इसके पहले तो मुसलमानों के लिए ही सिर्फ पृथक निर्वाचन मंडल था, अभी दलितों के लिए अगर पृथक निर्वाचन मंडल बनेगा तो एक अलग जाति के रूप में दलित देखे जाएंगे, ठीक है, और महात्मा गांधी जी ऐसा कभी चाहते नहीं थे। इसीलिए होता है पूना समझौता, याद रखिए, अंबेडकर जी के साथ ही हुआ है यहां पर। तो सांप्रदायिक पंचाट का लो या पूना समझौता का लो 1932 में है। लिख रहा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने विभिन्न भारतीय समुदायों के विधानमंडल में प्रतिनिधि के लिए एक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया। किसने? वहां के पीएम ने, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत के घोषणा किया। इसके तहत दलित वर्गों को हिंदू वर्ग से अलग करके, भाई मैंने कहा ना कि अभी तक तो केवल मुस्लिम ही हिंदू से अलग हुए थे, अब दलितों को भी अलग करने का काम यहां पर किया जाने लगा। तो कह रहा कि दलित वर्गों को हिंदू वर्गों से अलग करके एक अल्पसंख्यक वर्ग बनाया गया और उसमें जो है सम्मिलित कर दिया गया, और इसके लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी की गई। लेकिन अब दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। बोले कि अब मैं देश नहीं टूटने दूंगा। क्यों? जाति बंटने से लोग बटेंगे और लोग बंटने से देश टूटेगा, और देश को टूटना ये जो है तोड़ देना ये संभव नहीं था। तो महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये देश टूटे, तो याद रखिए वो आमरण अनशन पर बैठ गए। महात्मा गांधी जी आमरण, कि अब या तो मर ही जाएंगे हम, नहीं तो जो है इस तरह का काम हम अपने देश में होने नहीं देंगे, ठीक है। भाई लोग टूट रहे थे यहां से ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने 1916 में बीएचयू की स्थापना किया, एमसी राजा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन लोगों के प्रयास से 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ। क्यों? क्योंकि दलितों के अगर कोई नेता थे तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर, और उन्हीं के प्रस्ताव पर यह सारा काम हो रहा था। तो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जो समझौता पूना में हुआ था, इसलिए इसको पूना पैक्ट का नाम दिया गया। तो 1932 में दोस्तों पूना पैक्ट हुआ, इसको याद रखेगा। कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना भी 1934 में हुई थी। इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी ने किया है। जयप्रकाश नारायण जी का रोल आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय मिलेगा, जब भूमिगत आंदोलन चल रहा था, ठीक है। अन्य सदस्य में मीनू मसानी और अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, ये लोग भी इससे जुड़े हुए थे। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल चुनाव की बात कर ले। अच्छा, एक चीज और बता दूं, तो यहां पर जो पूना पैक्ट हुआ दोस्तों, उस दौरान क्या हुआ? अंबेडकर की बहुत सारी बातें मान ली गई। महात्मा गांधी जी ने हरिजनों के लिए काम किया, ठीक है, और हरिजन मतलब उनको हरिजन की जो संज्ञा दी गई थी उनको भी महात्मा गांधी जी ने दिया था उसी समय पूना पैक्ट के समय में, कि भगवान के लोग हैं, ये अल्पसंख्यक नहीं है, बाहरी नहीं है, छुआछूत इनसे नहीं होता है, इसके लिए महात्मा गांधी जी ने काम किया, ठीक है। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, अब कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि यही कांग्रेस जिस समय स्वराज पार्टी बनी थी दोस्तों 1923 में, यही कांग्रेस कहती थी कि नहीं, हमारा लक्ष्य चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन अंतिम में इनको समझ में आ गया कि बिना चुनाव लड़े भी कार्य नहीं संपन्न हो सकता। तो याद रखें 1937 में प्रांतीय चुनाव हो रहा है और मंत्रिमंडल का गठन होगा। लिख रहा प्रांतीय विधानमंडल के इस चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो परीक्षा में यहां प्रश्न पूछता है कि प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्यों में या कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था? बहुमत तो याद रखेगा 5 प्रांतों में, ठीक है।
5 प्रांतों में। 5 प्रांत कौन कौन से थे तो याद रखें, मद्रास था, महाराष्ट्र नहीं, मद्रास था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रदेश था, मध्य प्रांत उसमें बोलते थे, और बिहार और उड़ीसा। ठीक है, इसको याद रखेगा। लिख रहा है जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार भी बनाई थी। 5 प्रांतों में बहुमत था और सरकार बनाने का जो क्रम चला था वो याद रखेगा 6 प्रांतों में। इसमें मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और बंबई भी इसमें लाके ऐड कर लीजिएगा, तो छठा हो गया। लिख रहा पंजाब प्रांत में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर के संयुक्त रूप से सरकार बनाई थी। दोस्तों यहां पर याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कभी कभी परीक्षा में कि कांग्रेस ने कहां पर सरकार नहीं बनाई, तो एक ऑप्शन उसमें पंजाब जरूर रहता है, आप इसको याद रखेगा। ठीक है, इसका जो सबसे फेवरेट स्थान था पंजाब और बंगाल। सोचो, कांग्रेस का एक गढ़ था, बंगाल तो गढ़ था ना, वहां भी जो है ये सरकार नहीं बना पाई थी। ठीक है, लिख रहा है कि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर के सरकार बनाया, और पंजाब ने मुस्लिम लीग के साथ जो है यूनियनिस्ट पार्टी ने जो है मिलकर के सरकार बनाया था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चल के पश्चिमोत्तर प्रांत और असम का भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल गठन किया था, वो आगे चल के। ठीक है, करा इस तरह कांग्रेस पार्टी 11 में से 8 प्रांतों में, 5 पहले थी, 5 में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया, फिर बंबई हमारा छठा हो गया था, फिर 7वें नंबर पे असम भी आ गया और कुछ पश्चिमोत्तर के प्रांत आ गए। इस तरह से कुल 8 प्रांत हो गए। तो कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों पर चल रही थी। लिख रहा द्वितीय विश्व युद्ध अब इस समय स्टार्ट होगा अभी। ठीक है, 1939 में। लिख रहा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल कर लिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सुनिए मैं क्या बताऊं क्या हुआ। दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, 1939 से लेकर के 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला है। अब कहानी कुछ ऐसी होती है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज लड़ रहे थे, ब्रिटेन लड़ रहा था, और ब्रिटेन ने कहा कि भारत हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे साथ। अरे भाई, भारत की अपनी जो है मंत्रिमंडल थी, आप एक बार पूछ लिए होते। ठीक है, भारत में ज्यादातर 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस से पूछना तो फर्ज बनता था ना। इंग्लैंड का ये दिखा देना कि भारत जो है इस लड़ाई में शामिल है, ये डिसीजन लेने वाला इंग्लैंड कौन होता है। ठीक है, इसलिए कांग्रेस ने अपना क्या कर दिया, विरोध जारी किया, और अक्टूबर 1939 में 28 माह का शासन चलाया था उन्होंने। उसके बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने क्या कर दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, करा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के पश्चात भीमराव अंबेडकर तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, तो भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों त्रिपुरी संकट की तरफ। जिस समय यह सब कार्य हो रहा था, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसके ठीक 1 साल पहले से यानी 1938 से त्रिपुरी संकट शुरू हो गया था। लिख रहा है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारमैया जो थे उनको हरा करके दूसरी बार जो है कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष उन्हें चुना गया था। दोस्तों इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। 1938 में जो अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, हरिपुरा में। 1939 वाला अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। दोस्तों ये हरिपुरा वाला अधिवेशन जीता था सुभाष चंद्र बोस जी ने। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का दायित्व किसे मिला, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का दायित्व सुभाष चंद्र बोस जी को मिला। इसके बाद क्या होता है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी की तबीयत थोड़ी खराब होती है और यहां पर चुनाव होता था तो अध्यक्ष चुने जाते थे। हर साल का एक समिट होता था, उसमें अध्यक्ष चुने जाते थे। तो महात्मा गांधी जी के एक प्रिय कैंडिडेट थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। महात्मा गांधी जी ने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया और उधर से सुभाष चंद्र बोस जी को फिर से ऑफर किया गया कि क्यों ना आप ही चुनाव लड़ जाते हैं। और चुनाव हुआ और चुनाव में याद रखिए सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। अब पट्टाभी सीतारमैया की हार मतलब महात्मा गांधी की हार। महात्मा गांधी जी को गहरा धक्का लगा। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब कांग्रेस में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, वो नाराज बिराज होने लगे तो कांग्रेसी महात्मा गांधी जी को मनाने में जुट गए। ठीक है, उनको मनाने के लिए कांग्रेसियों ने सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर दबाव डाला कि क्यों ना आप इस्तीफा दे दें। अब यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की भी अपनी ही बेइज्जती थी। ठीक है, बेइज्जती तो होगी ना भाई, हम अध्यक्ष पद का चुनाव जीते हैं, हम क्यों इस्तीफा दे दें। हमने कोई जो है गलत तरीके से चुनाव तो जीता नहीं, तो हम इस्तीफा क्यों दें। यहां पर कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर दबाव बनाया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा कि ठीक है सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देने के तत्काल बाद उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। तो परीक्षा में पूछता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बारे में, तो याद रखेगा 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। ठीक है,
करा अंतिम रूप से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पश्चात एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, वहां पर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया। करा सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के पश्चात मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी की भी स्थापना कर लिया। उनको लगा कि अब हमारी जगह वहां पर नहीं है। इसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में। यह 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1 अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, वो भारत छोड़ो आंदोलन वो अलग है। यह अगस्त प्रस्ताव है, ये 1940 में आया था। लिख रहा उस समय वायसराय बदल चुका था, लॉर्ड लिनलिथगो आ गया था। कौन आ गया था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, करा इसने कांग्रेस की मांग के प्रत्युत्तर में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किया। इसके तहत भारत को डोमिनियन स्टेट्स, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया जाना और द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही संविधान निर्मात्री परिषद का गठन करना, ठीक है, और युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करना, इस तरह की जो कांग्रेस की डिमांड थी उन सारे डिमांड्स को क्या कर लिया इसने, एक तरफ से क्या कर दिया, मानने लगा। लेकिन यहां पर देखिए डोमिनियन स्टेट की जो बात थी उसे कांग्रेस ने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। यानी अगस्त प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, उसको कांग्रेस ने नहीं माना और वो सक्सेसफुल भी नहीं रहा। ठीक है, अब यहां पर स्टार्ट होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। सन 1940 ही चल रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। हर बार सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को मत जोड़िएगा, इस बार सत्याग्रह में याद रखिए विनोबा भावे जी का नाम। विनोबा भावे जी आगे चल के भूदान आंदोलन में अपना जो है रूप दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी सत्याग्रह उनके द्वारा शुरू किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, लिख रहा है अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अक्टूबर 1940 में, ठीक है, पवनार पड़ता है महाराष्ट्र में, वहां पर कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर के सीमित पैमाने पर एक सत्याग्रह चलाने की योजना बनाएगी। और इस योजना को किसने बनाया था? प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे जी थे और द्वितीय सत्याग्रही यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब इसके बाद होता है पाकिस्तान की डिमांड। अगर पाकिस्तान के डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड पहले से स्टार्ट हो गई थी, 1930 से ही ब्यौरा बनना शुरू हो गया था, लेकिन 40 में आते आते ब्यौरा बहुत तेज हो गया था। लेकिन 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो पूछता है एक पृथक राष्ट्र का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो क्या बताएंगे? मोहम्मद इकबाल ने दिया था, सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। लिख रहा है जबकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, उनका नाम था क्या? रहमत अली, चौधरी रहमत अली, उन्होंने पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे लिख रहा मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को और भी तेजी दे दिया। करा इस अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी भारत जो है वो 2 देशों में बटेगा, इस सिद्धांत को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया मुस्लिम लीग के मंच पर। ठीक है, तो याद रखेगा। साथ ही साथ पहली बार पाकिस्तान राज्य की मांग से संबंधित प्रस्ताव भी यहां पर पारित किया गया। अब 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स नाम है। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आता है। लिख रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में, देखिए 1939 में जब ये लड़ाई स्टार्ट होता है, कांग्रेस ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, मतलब मना कर दिया कि भारत जो है शामिल नहीं रहेगा। फिर से द्वितीय विश्व युद्ध में भारतवासियों को शामिल करने के सहयोग से यहां पर क्रिप्स मिशन आता है और इंग्लैंड के कैबिनेट मंत्री रहते हैं स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इसमें 3 लोग रहते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो है ये भारत आते हैं। ये भारत आके करेंगे क्या? ये भारत खाली ये इसलिए आ रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को भारतीयों का साथ मिल जाए, केवल इतना सा मुद्दा था, इंग्लैंड को भारतीयों का साथ मिल जाए। लेकिन भारत भी तैयार था, क्यों? क्योंकि पहले प्रथम विश्व युद्ध में जब साथ दिया था भारत ने, तब इंग्लैंड ने भारत के लिए कुछ किया नहीं था। और भारत को पता था कि अगर इनको साथ दे दिया जाएगा, ये जीत जाएंगे, तो फिर अपनी मनमानी करेंगे, हमारी मानने वाली तो है नहीं। तो दोस्तों आने के बाद इसने कई सारी घोषणा किया, जैसे बोला क्या? बोला युद्ध समाप्त होने पर भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेट। लेकिन कांग्रेस इसको भी नहीं मानने को तैयार थी। कांग्रेस
को आजादी चाहिए थी, स्वराज चाहिए था, ठीक है, तथा एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव में यह भी गुंजाइश रखी गई थी कि यदि किसी प्रांत को नया संविधान स्वीकार नहीं होता है तो अपने लिए नए संविधान हेतु ब्रिटिश सरकार के साथ अलग से समझौता कर सकेगा। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को इसमें स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? अरे अभी मुद्दा चल रहा था भारत का साथ लेने के लिए, ठीक है, और पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेते तो कहानी गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो यहां पाकिस्तान के डिमांड को खारिज कर दिया गया और भारतीयों के डिमांड को ध्यान में रखा गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और गांधी जी ने तो इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है दोस्तों? ऐसा चेक जो आपके पास तो है लेकिन आप उसे भुना नहीं सकते, आप उसे कुछ समय बाद भुनाएंगे, आज नहीं भुना सकते, वो होता है पोस्ट डेटेड चेक। तो गांधी जी का कहना यह था कि काम हम आपका आज करें और बेनिफिट आप आज की बजाय कल देने के लिए कर रहे हो, तो क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसके बाद शुरू होता है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दोस्तों कह रहा है क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय जनमानस को मन स्थिति झकझोर कर दिया और उसके बाद अगस्त 1942 में, इसीलिए इसका नाम अगस्त क्रांति दिया गया। वो अगस्त प्रस्ताव था, तो परीक्षा में कभी कभी कालक्रम सेट करने के लिए देता है, तो अगस्त प्रस्ताव याद रखेगा वो 1940 में हुआ था, अगस्त क्रांति ये 1942 में हुआ था। लिख रहा अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, अबुल कलाम आजाद दोस्तों ये सबसे जो है नए उम्र के सबसे युवा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, लगातार 5 साल अधिवेशन का इनको अध्यक्ष बनाए रखा गया था, 40 से लेकर 45 तक, ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहे कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया गया और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन करने का एक निर्णय लिया गया। यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया, ठीक है। अब हिंसा कहां गई? अब हिंसा नहीं याद आ रही है, लेकिन किया गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि और कोई रास्ता चारा नहीं था। हालांकि यहां पर वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन भी किया और कई लोग थे। कह रहे इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, लेकिन अंग्रेजों को डर लग गया। अरे महात्मा गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, आज करो या मरो का नारा दे दिए, अब तो हमारा सूफड़ा साफ होने का समय आ गया। अंग्रेजों ने चलाया ऑपरेशन जीरो आवर। क्या चलाया? ऑपरेशन जीरो आवर, यानी शून्य समय में, शून्य घंटे में कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता उनको गिरफ्तार करके पहले जेल में डाल दो। क्यों? अगर ये नेता बाहर रहेंगे तो आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये आग लगाने का काम करते हैं। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार करके पहले आगा खां, पहले से था एक जेल था वहां पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, अच्छा सबको अलग अलग रखा। क्यों? सबको एक साथ रख देता, सारे नेता बैठ के प्लान बनाते हैं, इसलिए सबको अलग। महात्मा गांधी जी को आगा खां में रखा, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, इन सबको ले जाकर के अहमदनगर की जेल में बंद किया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में बंद कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण जो कम्युनिस्ट वाले से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको हजारीबाग के सेंट्रल जेल में रख दिया गया। बाद में जयप्रकाश नारायण जो है वो यहां से जेल से फरार हो गए, भाग करके नेपाल चले गए। वहां पर आजाद दस्ते का उन्होंने गठन किया, ठीक है। अंडरग्राउंड ने कोई खोज ही नहीं पाया। राम मनोहर लोहिया उस समय रेडियो पर नियमित का बोलना शुरू किए और जनमानस को जगाना शुरू किए। उषा मेहता का नाम सुना होगा, राम मनोहर लोहिया का नाम सुना होगा, ठीक है। ये लोग उस समय जो है संचालन से जुड़े थे, ठीक है, तो याद रखेगा। करा अरोड़ा आसफ अली, ये बहुत बेस्ट हैं। अरोड़ा आसफ अली इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ हिस्सों में जो है समानांतर सरकार की भी स्थापना हुई। समानांतर सरकार मतलब जैसा एक सरकार बनता है, खुद से सरकार बना दी गई, ठीक है। और इसी क्रम में आप देखेंगे चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक समानांतर सरकार का गठन हुआ था। तो पूछता है कि बलिया में समानांतर सरकार का गठन कब हुआ था? तो याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था, चित्तू पांडे ने किया था, ठीक है, समानांतर सरकार। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में, ठीक है, तामलुक नामक स्थान पर जाति सरकार बना था, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय सरकार कहा जाता था। इसी तरह से दोस्तों आप आगे देखेंगे सतारा, सतारा का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में सतारा, वहां पर भी एक सरकार बनी थी। यशवंत राव चौहान और नाना पाटिल यहां के प्रमुख नेता थे। हिंदू महासभा जो मिलकर के मदन मोहन मालवीय चलाते थे और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अमेरिकी पत्रकार और महात्मा गांधी जिनका नाम था वेब मिलर, ठीक है, जीवनीकार लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ रहे। देखिए अभी वेब मिलर की जो मैं बात कर रहा था वो दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी के साथ थे और यहां पर लुई फिशर जो है वो महात्मा गांधी जी के साथ थे। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आजाद हिंद फौज का नाम सुना होगा, उसके बारे में पढ़ लीजिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो जनरली लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहीं पे थोड़ी सी आप मिस्टेक करते हो, ध्यान दीजिएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश सेना के अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह के
दिमाग में आया, इसीलिए संस्थापक किसको माना जाता है? कैप्टन मोहन सिंह को। सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज के बारे में विचार किया। सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन किया गया और जुलाई 1943 में जाकर के सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। तो एक सेनापति के पद पर थे सुभाष चंद्र बोस जी। सिंगापुर में सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी देश को आजाद कराने के लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे, बस तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किया। ठीक है, तो एक समानांतर सरकार की तरह था लेकिन भारत से बाहर। ठीक है, सिंगापुर में। और रंगून जो था, रंगून मेरे पिया गए रंगून, सुना है ना? रंगून एक बहुत राजधानी टाइप का है। ठीक है, बहुत फेमस जगह है, शहर है, ये आपके पड़ता है म्यांमार में। ठीक है, तो रंगून याद रखिएगा, रंगून को मुख्यालय बनाया। कहा जर्मनी और जापान ने इस अस्थायी सरकार का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जब भारत से निकल के गए थे, इनको कैद किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1940 में ये अपना नाम बदल करके चले गए पश्चिम बंगाल और वहां से भाग गए अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के रास्ते वो कहां पहुंच गए? जर्मनी पहुंच गए। ठीक है, और जर्मनी जाकर के वो कहां पहुंच गए? मिल गए जाके हिटलर से। सोचिए, सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर के पास चले गए मिलने। हिटलर के सहयोग से जर्मनी के रेडियो पर उन्होंने बोला, जर्मनी की जनता को जगाया। ठीक है, वहां से जापान चले गए, वहां उनकी मुलाकात रासबिहारी बोस से हुआ, वहां से सिंगापुर चले आए और सिंगापुर से म्यांमार के रंगून में मुख्यालय बना लिया। वहां से अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र पर अब उनकी नजर थी कि कैसे भी करके मुझे यहां से अंग्रेजों को खदेड़ देना है। ठीक है, लिख रहा है कि जर्मनी तथा जापान ने इस अस्थायी सरकार का भी समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट नाम का एक स्त्री सैनिकों का दल भी बनाया था। ठीक है, तो परीक्षा में यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया। अभी तक जापान का नियंत्रण था थोड़ा, तो इनको सौंप दिया गया और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। क्या रखा? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नाजी जर्मनी में फ्री इंडियन लीजन नाम से एक सेना भी बनाई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। 1945 की लड़ाई आ गई है, लेकिन 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया। इसके पश्चात सरकार द्वारा लाल किला मुकदमा भी चलाया गया। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको देखना, थोड़ा लंबी कहानी इसकी है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के सेगमेंट में जाकर के हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि जितना आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी बातें पढ़ाई जाएं, क्योंकि यहाँ पर पूरा जीएस आपको कवर करना, पूरा जीएस कवर करना है। तो सब मेरे भरोसे छोड़ दो, आप बस खाली ध्यान से पढ़ते चलो। ठीक है, आगे दे रहा कि बचाव पक्ष के वकीलों में, अब देखिए वहां पर जो लाल किला मुकदमा चला, वहां बचाव पक्ष से बहुत ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ बचाव पक्ष के वकीलों में भूलाभाई देसाई प्रमुख थे। इसके अलावा डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू हो गए, काटजू हो गए, अरुणा आसफ अली हो गए, ये इनके सहायकों में शामिल थे। ठीक है, सरकार ने लाल किले में चले संचित मुकदमे के तहत आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में किसको? गुरुबख्श सिंह ढिल्लो को, प्रेम कुमार सहगल को और शाहनवाज खान को, इन 3 लोगों को फांसी की सजा सुना दिया गया। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसके बाद आता है दोस्तों वेबेल योजना और शिमला सम्मेलन। ये 1945 में आया था, 14 जून 1945 को। 1945 याद रखिए, 14 जून याद होने वाला नहीं है। ठीक है, 1945 याद रखिए, ज्यादा सही है। 1945 में भारत के वायसराय लॉर्ड वेबेल थे, लिनलिथगो इसके पहले थे, वेबेल बाद में। ठीक है, तो वेबेल थे इस समय, और ये इन्होंने जो है एक योजना प्रस्तुत किया, वेबेल योजना, इन्हीं के नाम पर है, याद रखेगा। कह रहा केंद्र में एक कार्यकारी परिषद गठन करने का जो है यहाँ पर विचार बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा जिसमें अच्छा उस कार्यकारी परिषद में था होगा कौन? तो वायसराय जो तो मेन है यानी वेबेल होंगे, और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त शेष सदस्य क्या होंगे? भारतीय रहेंगे। धीरे धीरे अंग्रेज मतलब हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके कंट्रोल खाली थोड़ा सा हमारे हाथों में रहे, बाकी नीचे हम भारतीयों को ठूस ठूस के भर देंगे। अभी तक क्या था कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें लिमिटेड मात्रा में क्या होते थे? भारतीय सदस्य होते थे। बाद में वृद्धि करने को राजी हो गए, और अब क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं सभी भारतीय, मतलब कमांडर इन चीफ और वायसराय को छोड़ करके शेष सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। इस परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी ताकि दोनों का स्नेह प्रेम अंग्रेजों को मिलता रहे। इस कार्यकारी परिषद को तभी तक शासन का कार्य संचालन करना था जब तक कोई नया संविधान नहीं बन जाता। यह वेबेल योजना था। ठीक है,
करा वेवेल द्वारा प्रस्तुत की गई इस योजना पर विचार विमर्श करने के पश्चात जून 1945 को शिमला सम्मेलन रखा गया और शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। यहां पर अबुल कलाम आजाद ने हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के तौर पर जिन्ना भी यहां पर शामिल हुए थे। ठीक है, 1945 में यह शिमला सम्मेलन हुआ, लेकिन बहुत कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 1945 का चुनाव जो हुआ, ठीक है, अब यहां पर देखिए अंतरिम सरकार का गठन एक बार फिर से होगा। लिख रहा है चुनाव में कांग्रेस ने केंद्रीय परिषद में आधे से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, आधे से ज्यादा बहुमत मिल गया, समझ लो। करा प्रांतीय चुनाव के पश्चात कांग्रेस ने मद्रास में, बंबई में, उड़ीसा प्रांत में, संयुक्त प्रांत में, बिहार में, असम में, मध्य प्रांत में, इन सभी जगह पर क्या की अपनी सरकार बनाई। जबकि मुस्लिम लीग को केवल 2 जगह मिले। कौन कौन सा? बंगाल पहले भी जीती थी, पंजाब अब हाथ से निकल गया था, सिंध इसके कब्जे में आया। ठीक है, तो याद रखेगा बंगाल और सिंध प्राप्त हुआ 1945 वाले में। इसके पहले वालों में बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों प्राप्त हुआ था, लेकिन दोनों पूरी तरह से नहीं। दोनों में एक में यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब में, जिसके साथ उसको टाई अप करना पड़ा, और बंगाल में आपका कृषक प्रजा पार्टी थी, उसके साथ टाई अप करना पड़ा था। ठीक है, करा पंजाब में खिज्र हयात खां के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, उसको भी याद रखेगा। ठीक है, नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। करा 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादियों के भेदभाव, खराब भोजन और कम वेतन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। हालांकि उस समय सिचुएशन ऐसा चल रहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ सारी बातें आ रही थी, और ये आंदोलन भी क्या करता है? आग में घी डालने का काम करता है। इन सैनिकों ने BC दत्त नाम के नाविक को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, छोड़ने की मांग किया कि वो भारतीय व्यक्ति उसे छोड़ दिया जाए। कोई गलत कार्य उसने नहीं किया। ठीक है, सरकार के दमनात्मक रूप को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने नाविकों के आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया। अंततः 23 जनवरी 1946 को इस आश्वासन के बाद इनका दमन नहीं किया जाएगा कि इन विद्रोही नाविकों ने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, लास्ट में छोड़ दिया गया। ठीक है, बातचीत हुआ, सुलह समझौता हुआ। कैबिनेट मिशन एकदम आखिरी पॉइंट है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जबकि वेवेल मिशन 1945 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो परीक्षा में आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 24 मार्च 1946 को भारतीय नेताओं से भारत का संविधान तैयार कराने के संबंध में बातचीत करने के लिए एक अंतरिम सरकार के गठन करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आता है। इस कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना था। संविधान को बनाने वाली संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुनी जानी थी। दोस्तों, जो हम लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचन देख रहे हैं, ठीक है, उस समय ये सारे कॉन्सेप्ट बनने थे, और इसीलिए कैबिनेट मिशन को भेजना था, क्योंकि ये डिसाइड था कि संविधान सभा बननी है तो संविधान सभा कैसे बनेगी, कैसे चुनाव होगा, ठीक है, क्या डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, या पहली बार जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे या प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। तो ये सभी डिसीजन मेकिंग करने के लिए कैबिनेट सदस्य मिशन बना हुआ था। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को पहले तो अस्वीकार कर दिया। क्यों? पहले भारत में कैबिनेट मिशन बन जाए या संविधान सभा बन जाए, वही बड़ी बात थी। तो इसने डायरेक्टली क्या किया? पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया। ठीक है, संविधान सभा के लिए कुल 1946 में अगर चुनाव की बात करें तो कुल 296 सीटों में से 208 सीटों पर कांग्रेस ने क्या किया? जीत हासिल किया, जिससे यह पता चलता था कि धीरे धीरे अब हम भी सत्ता में आ रहे थे। चुनाव के पश्चात वायसराय ने अंतरिम सरकार की गठन की स्थापना किया और कांग्रेस और लीग के सामने प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत अंतरिम सरकारों में 14 सदस्यों को नियुक्त किया जाना था, जिसमें से 6 सदस्यों को कांग्रेस द्वारा मनोनीत किया जाना था, और फिर 5 मुस्लिम लीग के और 3 जो हैं वो अल्पसंख्यक के लोग होंगे। ये एक जो है यहाँ पर बात आती है। कांग्रेस ने यहाँ पर स्थान भी दिया, मुस्लिम लीग यहाँ पर शामिल भी हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग ने वायसराय के इस प्रस्ताव को, ठीक है, नामंजूर कर पाकिस्तान की मांग को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में चिन्हित किया। 16 अक्टूबर, ठीक है, किया तो, लेकिन यहां पर कोई फायदा नहीं मिला। लास्ट में वो आएंगे, कैबिनेट मिशन ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फिर से टूटेगा। करा इस दिन पश्चिम बंगाल में विभत्स सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। लंती में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 2 सितंबर
1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ शपथ लिया और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल होने के लिए मान गई। अभी तक मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, हो हल्ला मचा रही थी। उसको पहले ही बोल दिया गया कि अभी नया राष्ट्र का गठन नहीं होगा, अभी एक कैबिनेट मिशन बन रहा है, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया है, एक जगह मंत्रिमंडल बन रहा है तो उसको बनने दीजिए। तो झूठ मूठ का जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट रेशन डे लाया गया, झूठ मूठ का सांप्रदायिक दंगा हुआ, इतने लोग मारे गए, उसकी भरपाई कौन करेगा? नेता ऐसे ही करते हैं, आज भी ऐसे ही करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा किंतु मुस्लिम लीग का सरकार में प्रवेश करने का उद्देश्य सरकार के कामकाज में बाधा डालना था। यहां सरकार चलाने के उद्देश्य से मुस्लिम लीग नहीं आई थी। यहां पहले तो चाहती थी हमारा घर अलग कर दो, अब अगर उसी घर में उसको रहने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वो क्या करेगी? वो तो क्या करेगी, सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए आ गई थी, ठीक है। तो पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बाधा डालने के मूड में पाकिस्तान के सदस्य जो थे वो यहां पर शामिल हो गए। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पहली बैठक का आयोजन किया गया। 9 सितंबर को दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि उसी के ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर, ठीक है, 11 तारीख को क्या किया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद जी को, और 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। करा 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, वहां लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, और क्लीमेंट एटली ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देने के लिए जो है वचन दिया कि हम जून 1948 तक भारतीयों को पूरी तरह से सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, लेकिन यह समय से पहले हस्तांतरित कर दिया गया। भाई 15 अगस्त को अपना देश आजाद हो गया 1947 में, 48 की बात कही गई। दोस्तों एक नया आया, लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय बनकर आए, और लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना तैयार किया अपने नाम पर, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। 3 जून को यह योजना प्रस्तुत किया गया। लिख रहा मार्च 1947 में माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आते हैं, ठीक है, और 3 जून को माउंटबेटन ने भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत किया। इस माउंटबेटन योजना के आधार पर जो इसको 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है, इसमें दोस्तों यह निश्चित कर दिया गया कि भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद कर दिया जाएगा। ब्रिटिश संसद ने भी 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया, और उसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण करते हुए भारत को 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आपको कुल इतनी ही बातें याद रखनी थी। अगला 1 से 2 पार्ट में और दूंगा, जिसमें समस्त आंदोलन के बारे में, कुछ संस्थाओं के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। इसके जस्ट बाद दोस्तों इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। गुस्सा मत दिलाया करिए, ठीक है, और आराम से पढ़ाई करिए यार। जितनी जिद आपको नहीं है उससे कहीं ज़्यादा जिद हमें है, ठीक है, आपको एग्जाम पास कराने की। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से आप पढ़ते चलिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो चीज़ें मैं आपको खुद ब खुद प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।